जी कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जी आपको मैं वेलकम करता हूं अपनी एमडी कैट की जो सीरीज़ है हमारी। ये पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। बायोलॉजी के जो पास पेपर एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस किया करूंगा और एक टॉपिक वाइज जो है वो हमारे पास आपके साथ एमसीक्यूज़ पास पेपर एमसीक्यूज़ डिस्कस होंगे। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मार बच्चों को एमडी कैट में पड़ती है वो एमसीक्यूज़ सॉल्विंग में ही पड़ती है। यानी अगर आप जितना मर्जी सिलेबस को रट्टा लगा लें, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आप एमसीक्यूज़ की नौइयत को नहीं समझेंगे, जब तक आप एमसीक्यूज़ आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी, डेफिनेटली आप जो है वो नहीं होने वाले। और बहुत सारे बच्चे ऑन द स्पॉट फिर जो है वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें चीज़ों का पता नहीं चलता है, इस वजह से कि उनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। तो अपनी जो रिवीजन्स हैं, जो आपके सिलेबस की कंप्लीशंस हैं, उनके साथ साथ आपकी पास पेपर की भी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप जो है वो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकेगा। जी तो आज का जो हमारा है सबसे पहला लेक्चर बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी जो है इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है वो वन बाय वन मैं आज आपके सामने इसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है जी, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। एचआईवी जो है वो उससे मेजर सेल कौन से इन्फेक्ट होते हैं। सबसे पहले यू शुड नाउ अबाउट दैट एचआईवी क्या है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और ये स्पेसिफिकली हमारे पास रेट्रोवायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, अगर हम एचआईवी को देखें ना तो एचआईवी जो है वो हमारे डेफिनेटली वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर उसने सीधा सीधा देखें, एमडी कैट में आपको सीधा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। आपको डेफिनेटली ऐसे आपको एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि हमारे पास कंफ्यूजिंग, यानी उनके ऑप्शन जो हैं वो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर उसने एक तो जनरल ऑप्शन दे दिया ल्यूकोसाइट्स। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसने करना तो वाइट ब्लड सेल्स को ही है, नो मैटर किनको करना है, लेकिन ये कि सारे ल्यूकोसाइट उसने लिखे हुए हैं, हाइपर बी और मोनोसाइट्स भी। अब आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि जनाब ये जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, इनकी टाइप्स कितनी है। थोड़ा सा इसको अपने जहन नशीन कर लें कि वाइट ब्लड सेल जो हैं उनकी टाइप्स कितनी है। सो अगर हम जो है वो इसको ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें हमारे पास एक तो लिम्फोसाइट्स हैं और दूसरे जो हैं वो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं। अच्छा, अब जो लिम्फोसाइट्स हैं उसमें दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स हैं इनका काम जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होता है। ठीक है जी, इस तरह से जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स इसकी तरफ आने से पहले मोनोसाइट्स हैं जो कि मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं और जो हमारे पास किल करते हैं पैथोजन को। अच्छा, अब जो है ना स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ना तो इसमें जो हमारे पास इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो आपकी बुक के ऊपर यहाँ हमारे पास नॉर्मली बताया जाता है CD4 सेल्स। तो CD4 सेल्स जो है ना एक्चुअली दे आर टाइप ऑफ टी सेल्स, यानी टी लिम्फोसाइट्स की जो हैं वो एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना हाइपर टी लिम्फोसाइट्स, इनका काम क्या होता है। इनका काम जो है वो हमारे पास अडाप्टिव इम्यूनिटी में होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जब भी आपकी बॉडी में किसी चीज़ ने अटैक करना है तो उसमें होना ये है कि अब सबसे पहले तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं उन्होंने जो है वो उसको किल करने की कोशिश करनी है या फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। अब होता ये है कि इसमें हमारे पास इनका काम जो है ना वो एक्टिवेट करना होता है बी सेल्स को टू सिक्रीट एंटीबॉडीज़, और दूसरा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना ताकि वो डिस्ट्रॉय कर दें इनको जो है वो इंजेस्टेड माइक्रोब्स को। अब जो है ना ये वर्क इनका हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये करते क्या हैं, ये जो है वो हमारे पास एक्टिवेट करने का इनका काम है कि यानी इन्होंने बीटा सेल्स को एक्टिवेट करना है फॉर सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज़ और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना होता है ताकि वो माइक्रोब्स को, इंजेस्टेड माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तो इस वजह से
हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो CD4 सेल्स है ना वो इसकी हमारे पास है, इसकी डेफिनेटली टाइप है, तो उसको हम यहाँ पर यही और उसको हम टिक करेंगे। दूसरी जो हमारे पास है मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है, यानी इनका जो वर्क है वो डिफरेंट है, ये इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, डिफरेंट है। बी लिम्फोसाइट्स का मैंने आपको एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में बता दिया। तो अब कर तो रहे ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है तो वाइट ब्लड सेल्स ही, लेकिन उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि मेजर सेल जो हैं, यानी मेजर सेल कौन से हैं जो इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। मेजर यानी जिन पर, क्योंकि जो रेट्रो हमारे पास CD4 ये सेल्स हैं ये सिर्फ इन्हीं को हमारे पास नहीं करते, यानी ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को करते हैं, दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन मेजर की अगर हम बात करें ना तो मेजर जो हैं वो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स हैं, और स्पेसिफिकली अगर उसमें चले जाएं तो CD4 सेल्स हैं, ठीक है जी। तो CD4 सेल जो हैं वो हमारे पास दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी टी लिम्फोसाइट्स, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होता है, ठीक है। टी हेल्पर लिम्फोसाइट से होते हैं तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होता है। उसके बाद अगर हम चलें तो केमिकली द वायरसेस आर मेड अप ऑफ, ये तो एक डेफिनेशन का हिस्सा है ना, आपको पता होगा। वायरसेस जो है ना वो दो चीज़ों से बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। अब ये देखो ज़रा, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड ऑनली, प्रोटीन ऑनली, कोर एंड कोट। अब देखो ये हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास बड़ा एक डिफरेंट टाइप का कोर एंड कोट, मतलब कोर एंड कोट, ये कोई इसमें होता ही नहीं इसमें, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जस्ट कंफ्यूजिंग है। तो इसमें जो है ना सबसे चीज़ है कि ये दो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है एक तो, और दूसरा प्रोटीन का कैप्सिड होता है। बाकी जो शेप है ना उसकी, वो शेप हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी कैप्सिड, यानी हमारे पास जो है ना वो उसकी शेप होती है। इन HIV वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अब आपको पता है HIV वायरस के पास जो है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। उसमें करता क्या है वो कि वो जो हमारे पास, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन आपको आइडिया होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो DNA से RNA का बन जाना, ठीक है जी। रिवर्स इसका उलट हो गया, तो हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्टेज है, नॉर्मली RNA ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये DNA को जो है ना ये RNA में कन्वर्ट करता है। अब जो हमारे पास रिवर्स इसका डिफरेंट होगा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA में करता है। कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल RNA, ये भी एक टर्म है। देखें हमारे पास जो है ना ये इसके साथ लिखा क्यों हुआ है सिंगल SSRNA, ठीक है जी। यानी ये जो हमारे पास RNA है ना इसकी भी दो टाइप हैं, SSRNA सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होते हैं। वायरसेस जो है ना इनकी टाइप्स हैं। इसी तरह से DNA जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस भी होते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस भी होते हैं, ये ज़रा याद रखिएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि वो DNA तो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, तो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये यहाँ पर उसकी बात नहीं होती। एक्चुअली RNA, आप DNA RNA को उनके स्ट्रैंड्स की बेस पर आप ना किया करें, बल्कि उनके न्यूक्लियोटाइड की नेचर की बेस पर किया करें, ठीक है जी। तो ये डिपेंड नहीं करता। आप DNA फॉर एग्जांपल, आपके पास DNA है, उसका आपने एक स्ट्रैंड ले लिया, तो आप उसको यानी उसमें DNA की न्यूक्लियोटाइड की बेसिस हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड कहेंगे। वो सिंगल स्ट्रैंड, तो उसको सिंगल स्ट्रैंड कहेंगे ना। तो इसी तरह से RNA जो है ना इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, यानी उसमें ये होगा कि RNA की ही बेसिस होंगी दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर, सो दैट पॉसिबल। अब MCQs की तरफ आते हैं तो कहता है HIV वायरसेस जो है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर, ये वाला प्रोसेस कहलाता गया, ट्रांसलेशन नहीं, वो तो डिफरेंट है। वो तो हमारे पास राइबोसोम RNA की ट्रांसलेशन करते हैं। डुप्लीकेशन, ये भी डुप्लीकेशन भी नहीं है, रेप्लिकेशन भी नहीं है, तो क्या है, तो हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबल ऑप्शन यही है, ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो ये जो है वो हमारे पास आपने इसमें इसको देख लेना है। फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज टू मेक DNA कॉपीज ऑफ। अब इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने किसकी DNA की कॉपीज जो हैं वो बनाई हैं, सही है, होस्ट के RNA की बनाई हैं, ठीक है जी, या होस्ट के DNA की बनाई हैं, या वायरल RNA की बनाई हैं, या वायरल DNA की। अब देखो ना कंफ्यूज हो गए, तो डेफिनेटली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आई उसके साथ है, वायरस के साथ है,
तो उसने डेफिनेटली अपने ही जो है वो उसकी कॉपी बनानी है। अब किसकी बनानी है? अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है डीएनए की आरएनए में, सॉरी आरएनए की डीएनए में, सॉरी आरएनए की डीएनए में। तो आरएनए, वायरल आरएनए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो इसको इस तरह से पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। मैं ज़्यादातर आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है ना सबसे पहले MCQs की ना वो उसको देखा करें कि कौन सा MCQs नहीं बनता, फिर उसके ऊपर पहुंचा करें। क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है कि ये वाला है, लेकिन हमें मोस्ट एक्यूरेट जो है वो उसको करना होता है। तो यहाँ पर कुछ तो बहुत ही मतलब हमें पता होता है, लेकिन ये कुछ जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। विच ऑफ द सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV? अच्छा, दोबारा से आ गया, कौन से सेल होते हैं मेनली इन्फेक्ट, यानी जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन या मेन इन्फेक्शन होता है? तो भाई सिंपल सी बात है, आपने जो है ना ऑप्शंस को ना आपने निकाल देना है जो इररेलेवेंट है। क्या T किलर लिम्फोसाइट्स कोई आपने पढ़े हैं कभी? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है जी। आपने बीटा प्लाज्मा सेल्स पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं जी, ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बीटा मेमोरी सेल्स, तो ये बीटा सेल्स को जो है ना वो हमारे पास मेनली इन्फेक्ट नहीं करता। मेनली इसका इन्फेक्शन T हेल्पर लिम्फोसाइट्स के ऊपर होता है। अभी मैंने बताया जो अडाप्टिव इम्यूनिटी में इनका रोल होता है, जो अडाप्टिव इम्यूनिटी करवाते हैं। अब जो है वो हमारे पास हम नेक्स्ट जो हमारे MCQs हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो HIV इज़ क्लासीफाइड एज, HIV किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? बैक्टीरियोफेज से नहीं। बैक्टीरियोफेज जो है ना, बैक्टीरिया को, जिनको फेज वायरसेस भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। रेट्रोवायरसेस जो है वो हमारे पास कैटेगरी की तरफ हम आते हैं। अच्छा, ऑनकोवायरसेस, ऑनकोवायरसेस जो है ना ये हमारे पास ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारे पास कैंसर कॉजिंग करते हैं, यानी जो कैंसर कॉज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑनकोवायरसेस, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर देखें तो आइकोसा हाइड्रल विरियन, ये हमारे पास उसने एक वो दे दिया, क्या कहते हैं, वायरस, ठीक है, ये दे दिया उसने। ये बेसिकली शेप की बेस पर आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, यानी जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है, तो डेफिनेटली सबसे जो रेलिवेंट हमारा ऑप्शन है ना वो रेट्रोवायरसेस का ही ऑप्शन आता है। आइकोसा हाइड्रल शेप्स की बेस पर होता है इनके, ये हमारे पास फेसेस की बेस पर होता है। शेप्स में अगर आप इसको डिस्कस किए हैं तो आपने वहाँ पर इसको पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो रेट्रोवायरसेस की फैमिली, सिंपल एक्यूरेट, उनको अपने जो है ना उनको पर नहीं जाना कि यानी ये ट्यूमर कॉज करते हैं, वायरस कैंसर कॉज करते हैं, तो जनाब हम इनको, तो वो क्लासिफिकेशन हमारे पास नहीं। क्लासिफिकेशन जो रेलिवेंट है वो रेट्रोवायरसेस की। एड्स इज काज बाय, एड्स जो है वो कौन कॉज करता है जी? सिंपल सा आंसर, बैक्टीरिया नहीं करता, फंगल वायरल है तो वायरस करता है। सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन, सीलिया और फ्लैजेला किन में एब्सेंट होते हैं भाई? जो है वो हमारे पास अगर आप देखें, बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है, सीलिया भी सीलिया नहीं होता, सॉरी, लोअर एनिमल्स जैसे पैरामीशियम में सीलिया होता है, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो आप मोस्ट एक्यूरेट इसमें से जो ऑप्शन देखते हैं ना वो वायरसेस है। इनमें हो मतलब सीलिया फ्लैजेला, अच्छा सीलिया फ्लैजेला है क्या? फ्लैजेला या सीलिया ये अपेंडेजेस हैं, ये सेल की एक्सटेंशंस हैं। पैरामीशियम में आपने देखी होंगी, पैरामीशियम जो है ना इस तरह से होता है, तो उसमें इस तरह से ये सीलिया होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के साथ ये फ्लैजेला लगा होता है, तो ये यानी किसी सेल की अपेंडेज है। तो इनमें सेल, तो वायरस में सेल तो होता नहीं है, तो क्या इसमें होगी अपेंडेज होगी? तो डेफिनेटली नहीं होती। फिर अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी की, ये जो है ना वो आपने इसकी स्पेसिफिक एक याद कर लेनी है, वो आपको पता होगा। उसको कैटेगरी जैसे भी आपका दिल करता है वो याद कर लें, आपको वो ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी इंक्लूड द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सा, यानी करेक्ट हायरार्की जो है वो हमारे पास आपने यहाँ से प्रेडिक्ट करनी है। तो करेक्ट हायरार्की में देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास उसने नीचे से ऊपर की तरफ उसने किया हुआ है इसको। तो आपने देखना क्या है कि हमारे पास अब उसमें जो है ना वो आपको इसमें डिफरेंट अब सीधा सीधा MCQs नहीं देगा, वो उसमें से कोई स्किप कर सकता है, कोई यानी इस तरह से आगे से शुरू कर सकता है, पीछे से शुरू कर सकता है। या फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखें, सो हमारे पास, तो आपने करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए हायरार्की। तो हायरार्की जो है ना उसका सबसे बड़ा टैक्सा के है, किंगडम से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, किंगडम, फिर उसके बाद जो है वो फाइलम है,
फिर उसके बाद हमारे पास क्लास है, फिर उसके बाद ऑर्डर है, फिर हमारे पास फैमिली है, फिर हमारे पास जीनस है, फिर हमारे पास स्पीशी है। तो KPCOFGS इस तरह से जो है ना ऑर्डर देख लें, उसके मुताबिक जो है ना आपने इसको चूज़ कर लेना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ज़रा देखिए कौन सी जो है वो हमारे पास रेलिवेंट बनती है। तो स्पीशी, जीनस, फैमिली और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो हमारे पास होना चाहिए था, वो नहीं है। स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्लास और फाइलम। तो ये हमारे पास देखो किंगडम नहीं उसने दिया, लेकिन ये है कि उसने वो स्किप करके ये तो ऑर्डर, इतना तो ऑर्डर ठीक है ना। इसमें देखें कि इसमें किंगडम है कि ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर के बाद उसने फैमिली लिखी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता ना, ऑर्डर के पास तो क्लास आती है। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ पर हम करेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास अगर आप देखें तो कैप्सिड आर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ सब यूनिट नाउन एज अ कैप्सोमर्स। तो ये हमारे पास सिंपल है कि कैप्सिड जो होता है वो लिपिड्स का नहीं बना होता। अच्छा, जो हमारे पास होता है ना वो इन्वेल्प को ज़रा आप देखिएगा, इन्वेल्प कैप्सिड के अलावा होता है, यानी वो एक एक्सटर्नल एक और कवरिंग होती है, वो बना होता है लिपिड बायलेयर का। सही है, अगर उसके बारे में आए ना तो फिर आप वो लगा सकते हैं। तो कैप्सिड तो बना होता है प्रोटीन का। अच्छा जी, RNA, DNA तो ये डेफिनेटली उसके अंदर होते हैं, इन्हीं को तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो। अमंग द फॉलोइंग डैश एंजाइम्स आर नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इनमें से कौन से एंजाइम हैं जो हमारे पास उसमें पाए जाते हैं? DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लाइगेज। अब DNA पॉलीमरेज का काम क्या होता है? DNA की रेप्लिकेशन करना। क्या रेट्रोवायरसेस, क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आप देखें किस फैमिली से हैं? रेट्रो से हैं। अच्छा, रेट्रो जो वायरसेस की फैमिली है उनमें कौन सा DNA होता, न्यूक्लिक एसिड होता है? RNA होता है। अच्छा जी, अब डेफिनेटली उनके पास कोई ऐसा ही एंजाइम होना चाहिए ना जो RNA रिलेटेड हो, DNA रिलेटेड नहीं होगा। RNA पॉलीमरेज होता है। RNA पॉलीमरेज जो है वो हमारे पास उसका काम जो है वो क्या होता है? DNA से RNA बनाना होता है। सही है, तो वो डेफिनेटली उनके पास DNA तो है नहीं ना, तो DNA पॉलीमरेज का नाम DNA से DNA बनाना, RNA का DNA से RNA बनाना, तो वो तो नहीं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें ऑप्शन है, बिकॉज उनके पास होता है RNA and they have to convert it into DNA, so that's why ligase जो है ना irrelevant हो गया, क्योंकि इसमें वो हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। Which of the following is not related to इन्वेल्प वायरसेस? इसमें से कौन सा इन्वेल्प वायरसेस से रिलेटेड नहीं है? अच्छा, इन्वेल्प वायरसेस का ज़रा ख्याल रखना है। इन्वेल्प वायरसेस मैंने अभी बताया कि ये एक इन्वेल्प वायरसेस में इन्वेल्प होता है, ये आउटर इन्वेल्प है, लिपिड बायलेयर का बना होता है और ये रिलेटिवली सेंसिटिव होता है डेसिकेशन से। यानी यूँ समझे कि ये जो हमारे पास इन्वेल्प वायरसेस होते हैं ना, ये इजी टू स्टेरिलाइज होते हैं। ठीक है जी, यानी ये बहुत सेंसिटिव होते हैं डेसिकेशन, हीट और इसी तरह से जो है हमारे पास सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह के। तो ये जो है ना वायरसेस कैन बी ईजीली स्टेरिलाइज और देन नॉन इन्वेल्प, यानी नॉन इन्वेल्प ज़्यादा जो है वो नुकसानदा है। तो इस वजह से जो है ना इनका सर्वाइवल भी लिमिटेड होता है। तो हमारे पास जो है ना देखें, दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है जी, कहता है नॉट रिलेटेड टू, तो ये तो हमारे पास करेक्ट है, ये रिलेटेड है। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, दे आर इन्वेल्प सेंसिटिव होते हैं, ये मैंने अभी बताया। इन्वेल्प और ड्राई फॉर्म, ये भी, तो ये तीनों ऑप्शन तो इससे रिलेटेड हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल जो है ना उसको हम कहते हैं जी विरियन। विनोम वर्ड था जिससे वायरस का किया गया था, ड्राइव किया गया था। जीनोम जो है ना वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं, जो हमारे पास इस जेनेटिकल मटेरियल होता है। कैप्सिड प्रोटीन का बना है, तो विरियन इसका हमारे पास आंसर है। इस तरह से हमारे पास न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज़, यानी कि न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो कि अटैक, अपॉर्चुनिस्टिक जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिटी मिलना यानी मौका मिलना। ठीक है जी, सो मौका कब मिलता है? जब पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो इटसेल्फ इन्फेक्ट हो जाता है। सो हमारे पास इसमें से डेफिनेटली एड्स हमारा जो है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि एड्स में जाकर ये वायरस जाकर जो है ना सबसे पहले इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे जो
सिपाही हैं उनको ही ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो वो सिपाही फिर जो है ना, यानी एक्चुअली यूँ कहें कि ये इम्यून सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है उसको ख़त्म करता है। तो दैट्स वाई फिर होता ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीज़ हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो अटैक कर देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जिसमें से कौन सा जो है ना HIV के वो हमारे पास उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है ना इट इज़ अ रेट्रोवायरस। ठीक है जी, वो तो है। इट इज सराउंडेड बाय द एनवेल्प, वो भी है, एनवेल्प है। इट डज नॉट कॉज एड्स। ठीक है, इट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून। अब ये तीनों तो बनते हैं, तो ये वाला तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि जनाब ये एड्स ही कॉज करता है। सो दैट्स a short video about the biodiversity पोर्शन, उसमें से जो MCQs थे। इसी से रिलेटेड एक और वीडियो जिसमें और मज़ीद MCQs मैं जो है वो डिस्कस करूँगा पार्ट वाइज, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से तमाम टॉपिक्स के MCQs यहाँ पर डिस्कस होंगे। अगर आप जो है वो वीडियो को आपको अच्छा लगा, आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, आप जो है वो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।